हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं कि एसी काम कैसे करता है, हमारा जो एयर कंडीशन है वो काम कैसे करता है। ठीक है, कहाँ पर गैस का प्रेशर कितना होता है और गैस का अवस्था क्या होता है, ये चीज हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। आप लोग रेफ्रिजरेशन साइकिल तो बहुत यूट्यूब में देखे भी होंगे और पढ़े भी हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में, और रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में मैं भी वीडियो डाल चुका हूं पहले। लेकिन उस रेफ्रिजरेशन साइकिल में गैस का टेम्परेचर और प्रेशर कहां पर क्या होता है वो चीज मैं मेंशन नहीं किया था। इसलिए मेंशन नहीं किया था कि अगर एक ही वीडियो में अगर मैं गैस का प्रेशर, टेम्परेचर सारा चीज ऐड करूंगा तो वीडियो का जो लार्जेस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आदमी समझ भी नहीं पाएगा उतना अच्छा से जितना मैं अच्छा से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से, जो कि मैं अपना हिसाब से आप लोगों को बेस्ट देने खोज रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा ही करके दूं लेकिन अच्छा दूं। ऐसा नहीं है कि पूरा वीडियो में एक ही बार में बता दिया और वीडियो आप मतलब समझ नहीं पाए अच्छा से, तो मेरे लिए भी बेस्ट है और आपके लिए भी बेस्ट है। तो इसलिए मैं फिर से रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में आपको बात करने वाला हूँ कि कहाँ पे गैस का प्रेशर जो है कितना होता है, वहां पर गैस का अवस्था क्या होता है, लिक्विड होता है, वेपर होता है, मतलब टोटली एक तरह से बोला जाए तो एसी काम कैसे करता है आप इसी वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवापोरेटर। इससे जो लाइन निकलता है कंप्रेसर से, जब गैस का फ्लो होता है वो डिस्चार्ज लाइन से होते हुए कंडेंसर में जाता है और कंडेंसर से फिर एक्सपेंशन वाल्व में और एक्सपेंशन वाल्व से फिर इवापोरेटर में और इवापोरेटर से फिर सक्शन लाइन होते हुए वापस कंप्रेसर में। ये गैस का सर्कुलेशन होता है। अभी हम लोग एक सपोज के लिए गैस ले लेते हैं 134A। आप लोग भी यूज किए हैं R134A। एचबीएससी में बहुत सारा गैस है, बहुत सारा गैस यूज होता है, जैसा कि R22 हो रहा था तो अभी तो वो बंद हो गया। 134A, 410, R410, R407C, R600, R32, ऐसा बहुत सारा गैस है। उसमें से हम एक ही गैस अभी सपोज के लिए ले लिए है R134A। इसका केमिकल नेम होता है टेट्राफ्लोरोइथेन। ठीक है, R134A का केमिकल नेम होता है टेट्राफ्लोरोइथेन। इसका सक्शन प्रेशर एयर कूल्ड यूनिट का 45 से 55 PSIG होता है। PSIG का फुल फॉर्म होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच गेज। और हम लोग तो गेज यूज करते हैं, हम लोग को ये भी पता रहता है कि PSIG में है, लेकिन कहीं कहीं बंदा लोग को ये भी मालूम नहीं रहता है कि PSIG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मेरा जो सक्शन प्रेशर है एयर कूल्ड यूनिट का वो 45 to 55 PSIG पाउंड पर स्क्वायर इंच गेज, और डिस्चार्ज प्रेशर 180 से 230 के बीच में रहना चाहिए। थोड़ा सा 5-10 ऊपर नीचे रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। इस गैस R134A का बॉइलिंग पॉइंट जो है -26.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। R134A का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्योंकि हम लोग इंटरव्यू भी देने जाते हैं, जॉब के तलाश में हम लोग जाते हैं तो क्लाइंट क्वेश्चन भी करते हैं। तो जब ये गैस इस यूनिट के अंदर जब हम लोग फिल कर देते हैं तो ये कंप्रेसर जो है इस गैस का प्रेशर टेम्परेचर जब अपने कंप्रेसिंग डिवाइस से बढ़ा देता है और बढ़ा के जब डिस्चार्ज करता है तो डिस्चार्ज लाइन में उस गैस का प्रेशर और टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, मोर सुपर हीटेड वेपर हो जाता है। यानी जब कंप्रेसर डिस्चार्ज किया था तो उस समय गैस का अवस्था जो है हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, मोर सुपर हीटेड वेपर में क्या किया था, डिस्चार्ज किया था। अब यही गैस कंडेंसर में इन करता है। अब कंडेंसर में हम लोग देखे हैं कि फैन चलते रहता है। अब वाटर कूल्ड यूनिट का बात करेंगे तो वो सर्किट अलग हो जाएगा। ये हम लोग एयर कूल्ड यूनिट के बारे में बात करते हैं क्योंकि फंडा एक ही है, ठीक है, काम करने का। तो ये जब हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, मोर सुपर हीटेड वेपर कंडेंसर में इन करता है और कंडेंसर क्या करता है, अपने अंदर से हीट को बाहर निकालता है और बाहर निकाल के इस गैस का प्रेशर और टेम्परेचर और जो अवस्था है
यानी ये स्टेज उसको चेंज कर देता है। यानी जब इन किया था तो था हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मोर सुपर हीटेड वेपर, और जब कंडेंसर आउट कर रहा है तो उस समय है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सबकूल लिक्विड। प्रेशर भी वही है, टेम्परेचर भी है, यानी और लेकिन स्टेज चेंज हो गया है, वो सबकूल लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और यहां से फिर लिक्विड लाइन होकर एक्सपेंशन वाल्व में इन करता है। तो कंडेंसर को वेपर से लिक्विड बनाने के लिए क्या काम करना पड़ता है, कितना क्रिया होती है कंडेंसर में, तब जाके ये वेपर से लिक्विड में चेंज में 3 क्रिया होती हैं। पहला डी सुपर हीटिंग, फिर कंडेंसेशन और सबकूलिंग। ये कंडेंसर 3 क्रिया करता है, पहला डी सुपर हीटिंग, दूसरा कंडेंसेशन और तीसरा सबकूलिंग। अब डी सुपर हीटिंग करते हुए आपका सेंसिबल हीट, यानी कई क्वेश्चन आएगा कि कंडेंसर वेपर से लिक्विड बनाते समय कौन कौन सा क्रिया करता है, तो आप क्रिया बता सकते हैं डी सुपर हीटिंग, कंडेंसेशन और सबकूलिंग। और पूछेगा कि हीट कौन कौन सा निकलता है, तो आप बता सकते हैं एक सेंसिबल हीट और दूसरा लेटेंट हीट। अब सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट में अंतर क्या होता है? सेंसिबल हीट में टेम्परेचर बदलता है और जो गैस का स्टेज है यानी अवस्था वो स्थिर रहता है। अगर वेपर में है तो वेपर में ही रहेगा। और लेटेंट हीट में आपका क्या है कि लेटेंट हीट में अवस्था चेंज हो जाता है, टेम्परेचर स्थिर रहता है। किसी सेम टेम्परेचर पे उससे अंदर से हीट निकाल दिया जाए तो बोलता है कि उसका स्टेज चेंज हो जाता है लेकिन टेम्परेचर सेम ही रहता है। तो सेंसिबल हीट में अगर कोई बोलता है सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट में क्या अंतर होता है, तो सेंसिबल हीट में टेम्परेचर बदलता है, अवस्था परिवर्तन नहीं होता है। और लेटेंट हीट में अवस्था परिवर्तन होता है, टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो कंडेंसर को वेपर से लिक्विड बनाने में 3 क्रिया करना पड़ा था, और कौन कौन सा हीट निकला? लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। उसके बाद जब कंडेंसर आउट करता है तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सबकूल लिक्विड में आउट करता है। अब ये गैस एक्सपेंशन वाल्व को जाता है। तब एक्सपेंशन वाल्व में जब गैस इन किया था तो उस समय क्या था? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सबकूल लिक्विड। लेकिन जब एक्सपेंशन वाल्व से आउट होता है तो उस समय गैस का अवस्था लो प्रेशर लो टेम्परेचर सेचुरेटेड लिक्विड हो जाता है। जब एक्सपेंशन वाल्व आउट करता है उस समय गैस का अवस्था लो प्रेशर लो टेम्परेचर सेचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि एक्सपेंशन वाल्व क्या काम करता है, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जब कन्वर्ट करता है तो उस गैस का अवस्था चेंज हो जाता है, यानी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चेंज हो जाता है। लो प्रेशर लो टेम्परेचर सेचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही गैस इवापोरेटर में इन करता है। और इवापोरेटर क्या है कि लिक्विड से वेपर बनाता है, यानी कंडेंसर का ठीक उल्टा काम करता है। तभी जाके हम लोगों को क्या है कि कूलिंग इफेक्ट प्राप्त होता है। इवापोरेटर में डिजाइनिंग है कि आपका एक तरफ से हवा क्या करेगा? खींचेगा और दूसरे तरफ से डिस्चार्ज करेगा। यानी जितना भी हीट है रूम का वो लेके खुद के ऊपर फ्लो कराता है, और जब फ्लो कराता है तो उस हीट को गैस एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब गैस से हीट लेके जो एयर ठंडा होता है वो रूम में फिर वापस आ जाता है। क्लियर है? तो इवापोरेटर जो है लिक्विड से वेपर बनाता है। तो जैसे इवापोरेटर का हाफ कॉइल में जैसे गैस पहुंचना स्टार्ट करता है तो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये बॉयल होता है, बॉयल होने के साथ साथ सक्शन लाइन में गैस आ जाता है। तो सक्शन लाइन में यानी कंप्रेसर का इनलेट से पहले समझ लीजिए, सक्शन लाइन में जब गैस इन करता है तो उस समय लो प्रेशर लो टेम्परेचर सुपर हीटेड वेपर हो जाता है। उस समय गैस का अवस्था लो प्रेशर लो टेम्परेचर सुपर हीटेड वेपर हो जाता है। क्योंकि जब इन किया था इवापोरेटर में गैस का तो उस टाइम उसका प्रेशर टेम्परेचर क्या था? लो प्रेशर लो टेम्परेचर सेचुरेटेड लिक्विड। जब आउट किया इवापोरेटर से तो उस समय गैस का अवस्था लो प्रेशर लो टेम्परेचर सुपर हीटेड वेपर हो जाता है। और यही लो प्रेशर लो टेम्परेचर सुपर हीटेड वेपर सक्शन लाइन से
होते हुए वापस कंप्रेसर में आ जाता है। तो यही जो सर्किट है और यही जो सर्कुलेशन है ये कंटिन्यूअसली आपका फ्लो होते रहता है। अब यहाँ पे सुपर हीट वेपर, यहाँ पे मोर सुपर हीटेड वेपर। आप लोग सुपर हीट निकालने के लिए एक अलग उसका ये फॉर्मूला होता है जो कि मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को दूसरा वीडियो में, कि सुपर हीट कैसे निकालते हैं, सक्शन सुपर हीट और डिस्चार्ज सुपर हीट और सब कूलिंग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे तो लिख दिए थे सब कूल लिक्विड, लेकिन निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला जो है इसके ऊपर बाद में हम लोग बात करेंगे। ये सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि एयर कूल्ड यूनिट का सुपर हीट कितना होना चाहिए या वाटर कूल्ड यूनिट का सुपर हीट आप कितना मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। अभी यहाँ पे हम लोग एक चीज बात करते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर आधारित क्यों है, ठंडा कैसे करता है, और एक्यूमुलेटर वगैरह जो है सेफ्टी डिवाइस, एक्यूमुलेटर जो लगे रहते हैं जबकि कंप्रेसर में लिक्विड नहीं जाने देते हैं, तो उसका बेसिकली काम क्या है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आप लोग ध्यान दीजिए। कंप्रेसर जब तक प्रेशर और टेम्परेचर गैस का बढ़ाएगा नहीं तब तक कंडेंसर जो है उसका हीट निकालेगा नहीं। पहला, जैसा कि जब इन किया था कंप्रेसर में तो जिसे मान लेते हैं 45 है, और जब कंप्रेसर जब आउट कर रहा है तो यहाँ पे मान रहा है कि 200 psig गैस का प्रेशर टेम्परेचर है। तो जब 45 से जब 200 psig हुआ तो इस गैस का प्रेशर भी बढ़ा और टेम्परेचर भी बढ़ा, तो ये आसानी से क्या कर सकता है, एटमॉस्फेयर में अपना हीट को दे सकता है, यानी कंडेंसर को आसानी होता है हीट को निकालना। क्लियर है। तो इसको हमेशा वेपर फॉर्म में ही चाहिए, क्योंकि कंप्रेसर हमारा लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकता है, वेपर ही कंप्रेस करेगा। तो ये इवेपोरेटर से बोलेगा कि हमको हमेशा क्या चाहिए, वेपर ही चाहिए, ठीक है। अभी कंडेंसर भी बोल रहा है कंप्रेसर से कि हमको हीट निकालने के लिए हमेशा गैस का प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करके दो, ताकि हम सराउंडिंग मीडियम यानी उसका जो कंडेंसिंग मीडियम है उसमें आसानी से हीट को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल ले, ठीक है। तो कंडेंसर भी बोल रहा है किससे, कंप्रेसर से, कि हमको हमेशा क्या चाहिए, उस गैस का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ के होना चाहिए। क्लियर है। अभी कंडेंसर से यह एक्सपेंशन बल्ब बोल रहे हैं क्या, कि आप हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सबको लिक्विड दो या वेपर दो, ठीक है ना। इसका काम है अगर कुछ भी मिले, लिक्विड भी मिले वेपर भी मिले, उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या करेगा, कम करके आगे की तरफ दे देगा। तो बेसिकली इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इवेपोरेटर एक्सपेंशन बल्ब से क्या मांगेगा कि उस जो गैस तुम हाई साइड से लेके आ रहे हो उस गैस का प्रेशर और टेम्परेचर हमको लो करके दो, तभी जाके हम रूम को क्या कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, यानी गैस को बॉयल कर सकते हैं। तो इवेपोरेटर किससे मांगेगा, एक्सपेंशन बल्ब से। और एक्सपेंशन बल्ब क्या किया, इस गैस का प्रेशर और टेम्परेचर क्या कर दिया, लो कर दिया, और इवेपोरेटर को क्या हो गया, आसानी हो गया हीट अपना निकालने में। क्लियर है। अब ये इवेपोरेटर अगर थोड़ा सा भी लिक्विड, जैसे मान लेते हैं गैस बॉयल नहीं हो सका किसी कारण बस, तो अगर थोड़ा सा भी लिक्विड जाएगा तो कंप्रेसर बोलता है कि खराब हो जाता है, कंप्रेसर में लिक्विड नहीं जाने देना चाहिए। इसीलिए कंप्रेसर बोलता है कि इवेपोरेटर से हमेशा कि नहीं हमको हमेशा वेपर ही चाहिए। तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये चारों पार्ट्स एक दूसरे पे आधारित है। अभी जाके आप लोगों को आई होप मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि कैसे एसी काम करता है और क्यों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ये सब। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग गया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी मैं नया वीडियो आप लोगों को देते रहूं। थैंक यू।